वैसे तो हाल के वर्षों में दुनिया की कई चीजें लगातार सुर्खियों में बनी रहीं, लेकिन ग्रीनलैंड का नाम बार बार चर्चा में आया। इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने जैसी बात कह दी थी। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड अमेरिका जैसी सुपर पावर की इतनी बड़ी चाहत क्यों बन गया। असल सवाल ये है कि इतने विशाल ग्रीनलैंड यानी दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड पर एक छोटे से देश का नियंत्रण आखिर कैसे बना। ग्रीनलैंड कोई आम जमीन नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जहां 80% से ज्यादा इलाका बर्फ से ढका हुआ है और जहां मुश्किल से सिर्फ लगभग 56,000 लोग रहते हैं। फिर भी इसके बावजूद दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ग्रीनलैंड की ओर आकर्षित होती रहती हैं। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। आज आपको जवाब मिलेंगे, क्या वाकई अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है? क्या डेनमार्क इसे सच में बेच सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फैसले में सिर्फ डेनमार्क और अमेरिका की मर्जी चलेगी या ग्रीनलैंड के लोगों से भी पूछा जाएगा कि वो बिकने को तैयार हैं या नहीं? तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं ग्रीनलैंड की कहानी। वैसे कितना अजीब है ना, ग्रीनलैंड नाम सुनते ही मन में हरे भरे जंगलों की तस्वीर आ जाती है। लेकिन यकीन मानिए, ग्रीनलैंड की सच्चाई तो इससे बिल्कुल उल्टी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यही नहीं, कई जगहों पर तो ये बर्फ 1 से 3 किलोमीटर तक मोटी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के मीठे पानी का लगभग 10% हिस्सा बर्फ के रूप में ग्रीनलैंड में ही है। ये पानी कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ये सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र का स्तर लगभग 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। 7 मीटर बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि भारत के मुंबई, कोलकाता ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, लंदन जैसे कई बड़े शहर डूब जाएंगे। ये शहर इतिहास बन जाएंगे जैसे कभी द्वारका इतिहास बन गया। सवाल ये है कि जब ये जगह इतनी खतरनाक है तो फिर भी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा। वैसे ग्रीनलैंड की बात की जाए तो ये कोई खाली जमीन नहीं है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि हजारों साल से यहाँ पर लोग रहते हैं। दरअसल आज से लगभग 5,000 साल पहले कनाडा और उत्तरी अमेरिका से आए लोग यहाँ आकर बसे थे। इन लोगों को पहले एस्किमो कहा जाता था, लेकिन अब ये शब्द इनसेंसिटिव माना जाता है, इसलिए इन्हें इनुइट कहा जाता है। असल में इनुइट ही वो लोग हैं जिन्होंने बर्फ में घर बनाने की शुरुआत की थी। इस जगह रहना कभी भी आसान नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति बहुत क्रूअल थी। ना खाना था, ना रहने का ठिकाना। मगर इन्होंने सील और व्हेल का शिकार करके जिंदगी जीना सीख लिया और मछली पकड़कर अपना घर चलाने लगे। वैसे ये कितना सरप्राइजिंग है ना कि लोग बिना आधुनिक तकनीक के भी इतनी कठोर प्रकृति में जिंदा रह सकते हैं। ये अपने आप में किसी मैजिक से कम नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब पहले से पता था कि यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, तो फिर इसका नाम ग्रीनलैंड किसने रखा? अब कहानी में एंट्री होती है एक बेहद दिलचस्प किरदार की, एरिक द रेड। ये कोई आज की कहानी नहीं है, बल्कि ये किस्सा लगभग 1000 साल पुराना है। एरिक का जन्म नॉर्वे में हुआ था, लेकिन शुरुआत से ही वो एक वायलेंट टेम्पर का इंसान था, जिसकी वजह से उसे आइसलैंड से एग्जाइल्ड कर दिया गया। अब जब उसे कहीं जाना ही था तो वो पश्चिम की ओर निकल पड़ा। ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन उसकी नज़र एक बहुत बड़ी बर्फीली भूमि पर पड़ी, और यही जगह थी आज का ग्रीनलैंड। सवाल ये उठता है कि जब वहाँ केवल बर्फ ही थी तो एरिक ने इसका नाम ग्रीनलैंड क्यों रखा? दरअसल इसके पीछे उसकी चालाक सोच थी। वो लोगों को ग्रीनलैंड का झांसा देकर आकर्षित करना चाहता था, ताकि लोग वहां आकर बसें और वो उस जमीन पर अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। यानी ये दुनिया की पहली रियल एस्टेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। खैर, जोक्स अपार्ट, अब चलते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के जहन में आता है कि इतनी विशाल भूमि का स्वामी छोटा सा देश डेनमार्क कैसे बना। चलिए जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आज भले ही डेनमार्क के अधीन दिखाई देता हो, लेकिन इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ग्रीनलैंड में मानव बसावट की शुरुआत मूलतः इनुइट जनजातियों से हुई थी, जो हजारों वर्षों से यहाँ कठोर परिस्थितियों में जीवन जीती आ रही थी। मगर यूरोप से ग्रीनलैंड का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड कॉन्टैक्ट 10वीं सेंचुरी में हुआ।
जब नॉर्वे के वाइकिंग नेता एरिक द रेड ने ग्रीनलैंड की खोज की और वहां नॉर्स बस्तियां बसाईं। उसकी कहानी सुनकर नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क से लोग धीरे धीरे वहां जाने लगे। हालांकि क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स स्कैरसिटी के कारण ये नॉर्स बस्तियां बाद में खत्म हो गईं। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की एक्चुअल अथॉरिटी 1721 में स्टैब्लिश हुई। एक्चुअल में ऐसा तब हुआ जब डेनमार्क नॉर्वे के मिशनरी हांस एगेडे ने वहां परमानेंट कॉलोनीज बसाईं। वैसे आपको शायद पता नहीं होगा, मगर उस समय डेनमार्क और नॉर्वे एक ही मोनार्की के इंटरनल थे। हालांकि 1814 में डेनमार्क नॉर्वे अलग हो गए, मगर 1814 में डेनमार्क और नॉर्वे के अलग होने के बाद भी ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन ही रहा। इसके बाद 1953 में ग्रीनलैंड को फॉर्मली डेनमार्क का इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ग्रीनलैंड की ऑटोनॉमी की यात्रा यही नहीं रुकी। 1979 में होम रूल और फिर 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत उसे इंटरनल गवर्नेंस का अधिकार मिल ही गया। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि फिलहाल ग्रीनलैंड की सिचुएशन क्या है। आज ग्रीनलैंड की अपनी सरकार, संसद और प्रधानमंत्री हैं। हालांकि रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और पासपोर्ट जैसे विषय आज भी डेनमार्क के कंट्रोल में हैं। यानी ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से काफी हद तक स्वतंत्र है, लेकिन पूरी संप्रभुता अभी भी उसके पास नहीं है, क्योंकि जिसके पास सॉवर्निटी नहीं होती उसे पूरी तरह आजाद नहीं माना जाता। तो देखा आपने, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कंट्रोल मिलिट्री विक्ट्रीज से नहीं बल्कि हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस के थ्रू हुआ है। लेकिन अब कहानी का सबसे अहम सवाल अभी बाकी है। आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना क्यों चाहता है? और यही कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा भी है। जिसके पीछे एक या दो नहीं बल्कि कई सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले तो है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। एक्चुअली ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है, और आर्कटिक सर्कल के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये अमेरिका और रूस के बीच में एक तरह के ब्रिज की तरह काम करता है। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा तो अमेरिका यहाँ से रूस पर नजर रख सकता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है और साथ ही चीन की आर्कटिक एंट्री को भी रोक सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा बड़ा रीजन है रेयर अर्थ मिनरल्स। एक्चुअली ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत बड़ा खजाना है, और ये तो आप भी जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर जिसका कब्जा होगा वही दुनिया पर राज करेगा। ग्रीनलैंड की बात करें तो इसके नीचे यूरेनियम से लेकर लिथियम, रेयर अर्थ मेटल्स, ऑयल और गैस तक हैं, और ये वही चीजें हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल, सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी में काम आती हैं। यानी यही हमारी दुनिया का भविष्य है। आज पूरी दुनिया इन्हीं संसाधनों पर निर्भर है। तीसरा रीजन है क्लाइमेट चेंज, जो ग्रीनलैंड के लिए एक खतरा नहीं बल्कि कई देशों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनता जा रहा है। वैसे तो दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से डर रही है और लोग इसे रोकने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को आपदा नहीं बल्कि अवसर मान रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलेगी, और जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो नए रास्ते खुल जाएंगे, खनन आसान होगा और इन देशों के पास पैसों की बरसात हो जाएगी, और यहीं से अमेरिका की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हुई कहानी ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी की। लेकिन सबसे डीप क्वेश्चन तो ये है, क्या वास्तव में अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है? वैसे ये कोई नामुमकिन टास्क नहीं है, और ना ही ऐसा है कि पहली बार कोई देश किसी ज़मीन को खरीद रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ज़मीन खरीद चुका है। अमेरिका का ज़मीन खरीदने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है अलास्का, जो अमेरिका ने रूस से खरीदा था। और मानिए, रूस आज भी अलास्का को बेचकर पछताता है, पर कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए होत क्या। ऐसे ही अमेरिका ने फ्रांस से ल्यूसीनिया भी खरीदा था। तो जब वो अलास्का और ल्यूसीनिया को खरीद सकता है तो ग्रीनलैंड को क्यों नहीं? यही वजह है कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई थी। हालांकि वो अलग बात है कि डेनमार्क ऐसा नहीं चाहता था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव रखा, डेनमार्क ने साफ मना कर दिया। एक्चुअली ग्रीनलैंड की सरकार ने कहा था, वी आर नॉट फॉर सेल। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड केवल ज़मीन नहीं है, वहाँ लोग रहते हैं जिनकी अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है और अपना एक इतिहास है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड को खरीदना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका तो एक ताकतवर देश है, तो क्या डेनमार्क या ग्रीनलैंड उसके सामने टिक पाएंगे?
ये सवाल बिल्कुल जायज़ है क्योंकि अमेरिका के पास बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी है जो ग्रीनलैंड और डेनमार्क के पास नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ज़बरदस्ती ग्रीनलैंड ले सकता है, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं है क्योंकि डेनमार्क नाटो का सदस्य है और नाटो के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला होगा तो नाटो के सभी देशों को युद्ध में उतरना पड़ेगा। यानी अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क पर हमला करता है तो उसे अपने ही सहयोगियों से लड़ना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, ग्रीनलैंड के लोगों का क्या होगा? ग्रीनलैंड के लोग आखिर चाहते क्या हैं? ग्रीनलैंड के लोग पूरी तरह से आजादी चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो अभी भी डेनमार्क पर डिपेंडेंट है। साथ ही वो अमेरिका से डरते हैं और चीन से भी सतर्क रहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी भूमि सिर्फ शक्तिशाली देशों का मोहरा बन जाए, क्योंकि ग्रीनलैंड भविष्य का केंद्र है। ग्रीनलैंड आज क्लाइमेट चेंज का थर्मामीटर है, पॉलिटिक्स का चेस बोर्ड है, लेकिन आने वाले समय में ये एक ऐसा पावर सेंटर बन जाएगा जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। ग्रीनलैंड केवल एक बर्फीला द्वीप नहीं है, बल्कि आने वाले 50 साल की ग्लोबल पॉलिटिक्स का भविष्य है, जिसके ऊपर ना जाने कितने संघर्ष और टकराव देखने को मिलेंगे। वैसे तो ग्रीनलैंड को लेकर बहुत सारे सवाल दुनिया के जहन में उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, अगर आप ग्रीनलैंड के नागरिक होते तो आप क्या चूज करते? अमेरिका की ताकत की तरफ जाते या डेनमार्क की सुरक्षा के, या फिर इन दोनों को छोड़कर पूरी तरह आजाद रहना पसंद करते? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।